क्या स्टडी कर रहे हैं अपन? बोलो पर्सनालिटी। पर्सनालिटी में हम स्टडी कर रहे हैं। बोलो आपको मैं साइको एनालिटिकल थ्योरी, ठीक है। साइको एनालिटिकल थ्योरी मतलब मनो विश्लेषणात्मक सिद्धांत। क्लियर? इसमें जितनी भी बातें बता रहा हूं वो सब सिगमंड फ्राइड ने बताई है और अपने सिद्धांत में बताई है। क्लियर? जिसको हम थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ रहे हैं ताकि हमें सिगमंड फ्राइड का कोई भी क्वेश्चन आए तो हम आंसर दे सके, चाहे वो एंजाइटी से आए, चाहे वो मूल प्रवृत्ति से आए, चाहे वो ईगो सुपर ईगो से आए, चाहे मन के भाग से आए, चाहे आइसबर्ग से आए, चाहे आपको अभी मैं जो सिखाने वाला हूँ उस चीज से आए। क्लियर? तो आज मैं आपको 3 भाग में तीसरा भाग सिखाने जा रहा हूँ जिसका नाम क्या है? बोलो। मैंने कहा मनोलैंगिक, ठीक है, मनोलैंगिक विकास, ठीक है, की अवस्थाएं। ओके, मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं यानी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल स्टेज, ठीक है। बोलो क्या बता रहा हूँ? साइकोसेक्सुअल, बोलो डेवलपमेंटल, डेवलपमेंटल स्टेज, ठीक है, स्टेजेस। ओके, बोलो ये एक ऐसा पार्ट है सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत का जिसकी सबसे ज्यादा आलोचना हुई है। आप 15-20 मिनट अच्छे से सुनना, क्या बताना चाह रहा हूं और कैसे क्वेश्चन आते हैं और आप कैसे इजीली एग्जाम में टिक कर सकते हो। मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं बोलो हम पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ यही एग्जाम में पूछ ले कि सिगमंड फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है। तो कितनी बताइए? 5 अवस्थाएं बताई। उन 5 का ऑर्डर क्रम भी फिक्स है, उनका एज ग्रुप भी फिक्स है और उसमें क्या बताया वो भी फिक्स है। क्लियर? तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं? मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं। तो मैंने कहा सिगमंड फ्राइड, ठीक है, ने निम्न बोलो 5, ठीक है, बोलो मनोलैंगिक, ठीक है, मनोलैंगिक बोलो विकास, ठीक है, की अवस्थाएं, अवस्थाएं बोलो बताई है, ठीक है, बताई है। वो कौन सी बताई? पहले उनका नाम जाने। तो पहली अवस्था कौन सी है? पहले कोई भी नोट मत करना, पहले 15-20 मिनट में क्या समझाना चाह रहा हूं, इस सेक्शन से कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हम हमेशा याद रख पाएंगे, मेन चीज वो है। क्लियर? तो पहली अवस्था जो बताई वो बताई मुख बोलो चूषण अवस्था। क्या बताए? बोलो मुख चूषण अवस्था, ठीक है, और इसी को बोलते हैं ओरल स्टेज। क्या बोलते हैं? ओरल स्टेज। क्लियर? फिर दूसरी बताई गुद्दा मार्गीय अवस्था, गुद्दा मार्गीय अवस्था, ठीक है, जिसको एनल स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? एनल स्टेज। अगेन मैं बता दूं, आजकल ये नाम दिए जाते हैं, बोलो ये तो ठीक है, आप ध्यान रखते हो, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ओके, पहली स्टेज कौन सी है? ओरल स्टेज। दूसरी कौन सी है? एनल स्टेज। क्लियर? और तीसरी स्टेज है बोलो, मैंने कहा लिंग अवस्था, ठीक है, लिंग अवस्था मतलब इसको बोलते फैलिक स्टेज। क्या बोलते? बोलो फैलिक स्टेज। क्या बोलते? बोलो फैलिक स्टेज। क्लियर? फिर है बोलो सुप्त अवस्था। कौन सी अवस्था? बोलो सुप्त अवस्था। क्लियर? मैंने कहा इसको बोलते हैं लेटेंट स्टेज। क्या बोलते हैं? बोलो लेटेंट स्टेज या लेटेंसी स्टेज, एक ही बात होता है। और उसके बाद नंबर 5 बताई जनन अवस्था। क्लियर? जनन अवस्था मतलब जेनाइटल स्टेज। क्लियर? जेनाइटल बोलो, मैंने कहा जेनाइटल स्टेज। ओके, बोलो क्या लिख रहा हूं मैं? बोलो जेनाइटल स्टेज। क्लियर? ओके, ये 5 अवस्थाएं बताई है। तो ये 5 अवस्थाओं का ऑर्डर फिक्स है। क्लियर? क्या है? ऑर्डर फिक्स है। तो सबसे पहले तो ये 5 नाम याद होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सी अवस्था मनोलैंगिक विकास की सिगमंड फ्राइड ने नहीं बताई है। क्लियर? तो उसमें वो जान के क्या देता है? ये नाम देता है। क्लियर? और इन नाम को देने का तरीका हिंदी में देगा तो क्या देगा? फैलिक अवस्था। बोलो क्या देगा? फैलिक अवस्था। इसको क्या देगा? बोलो एनल अवस्था। क्लियर? इसको क्या देगा? ओरल अवस्था। बोलो आप मेरी बात समझ गए? बोलो क्लियर? ओके, और इसको क्या देगा? बोलो लेटेंट।
बोलो लेटेंट अवस्था, क्लियर। और इसको तो जेनाइटल, बोलो जेनाइटल, बोलो जेनाइटल अवस्था, ठीक है, बोलो जेनाइटल अवस्था, ओके। जनन अवस्था को क्या बोलते हैं? जेनाइटल, ठीक है, जेनाइटल, बोलो आपसे मैं कहूं अवस्था, ठीक है, अवस्था, ओके। वैसे नाम हिंदी में ये है, इंग्लिश में ये है, ओके। तो ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी सब में तो पता चलता, फेलिक में तो नाम से पता चलता भी नहीं है। बोलो बात समझ ना। अब मैंने कहा पहले तो हमें ये पांच नाम का क्रम पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि सिगमंड फ्राइड ने मनोलैंगिक की 5 अवस्थाएं बताई, उनका सही क्रम क्या है। तो सही क्रम में क्या करेगा बोलो? 4 ऑप्शन देगा, उसमें ऑर्डर मिसमैच करेगा, बोलो ओरल दे दिया, फिर फेलिक दे दिया, फिर एनल दे दिया, बोलो ऐसा करेगा ना, बोलो। तो पहली नीड क्या है कि 5 अवस्था, इनका एज ग्रुप क्या बताया, वो बात की बात है। पहले 5 अवस्थाओं का नाम और विद ऑर्डर हमें याद होना चाहिए। तो उसकी मैं क्या ट्रिक बता रहा हूं आपको, मैंने कहा समझना। एक वर्ड होता है जो साइकोलॉजी में ही हम पढ़ते हैं, बोलो जिसका नाम है, बोलो आपको मैं क्या बता रहा हूं यहाँ पर। जब ये अवस्थाएं बताई ना, तो लोगों ने सिगमंड फ्राइड को कहा ये तो पागल हो गया है। क्या बोला? पागल हो गया। मैंने पहले ही कहा कि सिगमंड फ्राइड का यही एक ऐसा पार्ट है जो सबसे ज्यादा क्या हुआ, आलोचना वाला हुआ, क्लियर। ये तक अदर मनोवैज्ञानिकों लोगों ने कह दिया कि ये तो पागल हो गया, खिसक गया, ऐसी बेकी बेकी बातें कर रहा है, क्लियर। तो मैंने कहा ऐसा ही एक होता है जिसका नाम होता है मंगो, बोलो मंगोल सिज्म, ठीक है। क्या लिखा मैंने? मंगोल सिज्म, बोलो मंगोल सिज्म मतलब समझते हो? और मंगोलिज्म, मंगोल सिज्म समझते, बोलो ये होशियार होता है कि बोलो मंदबुद्धि होता है, बोलो मंदबुद्धि होता है, क्लियर। तो ये जब दिया तो लोगों ने इसको बोला ये तो मंदबुद्धि है। किसको बोला? बोलो सिगमंड फ्राइड को। किस? बाकी सबकी बहुत प्रशंसा करी, ये वाला पार्ट जब इसने अपनी थ्योरी का दिया तो लोगों ने बहुत आलोचना की। फिर भी इसने कहा मैं तो बिंदास बताऊंगा, क्लियर। तो इसने बोलो बताया। तो ये मंगोल सिज्म में क्या पहला, क्या पहली कौन सी अवस्था बोलो? मुख चूषण अवस्था। दूसरी कौन सी है बोलो? गुदा मार्गीय। तीसरी कौन सी है बोलो? लैंगिक। चौथी कौन सी है? सुप्त। और पांचवी कौन सी है? जनन अवस्था। बोलो नाम दिखे नहीं दिखे आपको? बोलो हाँ या ना। बोलो पहली अवस्था कौन सी? मुख चूषण। तो मुख चूषण तो ओरल होगी होगी, बोलो, और कॉमन सेंस समझ के बोलो। दूसरा गुद्दा मार के याद आ गया तो एनल होगी होगी, बोलो, और बोलो समझे समझे बोलो। लिंग अवस्था क्या है? फैलिक। फिर मैंने कहा सुप तो लेटेंट होता ही है और जनन जेनाइटल होता ही है, तो फिर पहली कौन सी हुई? बोलो लिंग अवस्था। क्या बता रहा हूँ, समझ में आया? बोलो क्लियर। अब ये चलो इतना पार्ट हमें समझ में आ गया। फिर आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कंपेरेटिवली, क्लियर। यहाँ पर पहला क्या है? मुख, बोलो मैंने कहा चूषण अवस्था, ठीक है, मुख चूषण अवस्था, ओके। यहाँ पर अपन बात करेंगे, एक तो बोलो पॉइंट्स में मुझे एक तो बताना है एज ग्रुप और एक बताना है उसकी विशेषता, क्लियर। क्या बताना है? विशेषता। बात समझ में आए? बोलो ओके। तो पहला मुख चूषण अवस्था हो गया। दूसरा कौन सा होगा? अब आप खुद ही बताओ, मैंने ट्रिक बता दी, बोलो क्या? गुद्दा मार्गीय अवस्था। क्या बोलो? गुद्दा मार्गीय अवस्था, ओके। बोलो उसके बाद कौन सी है? बोलो लिंग अवस्था। कौन सी? लिंग अवस्था, ओके। उसके बाद कौन सी? बोलो, बोलो सुप्त अवस्था, ठीक है, सुप्त अवस्था। और फिर कौन सी? बोलो जनन अवस्था, ठीक है। अच्छा, ये हमारी कौन सी थी? बोलो जेनाइटल स्टेज, क्लियर। ये कौन सी थी? बोलो लेटेंट, मैंने कहा स्टेज, क्लियर। ये कौन सी थी? बोलो फैलिक, फैलिक स्टेज, क्लियर। ये कौन सी थी? बोलो एनल स्टेज। बार बार लिख रहा हूं ताकि याद हो जाए आपको, क्लियर। और ये कौन सी है? बोलो ओरल स्टेज। अगर हमने ट्रिक याद कर ली तो हमारे बहुत काम की है। कैसे? एक तो क्रम याद रहेगा, दूसरा मैंने कहा एज ग्रुप, बोलो इसका बताया 0 से 2 वर्ष। क्या बताया? 0 से 2 वर्ष, क्लियर। इसका बताया 2 से 4 वर्ष, क्लियर। इसका बताया 4 से 6 वर्ष, क्लियर। इसका बताया 7 से 12 वर्ष, क्लियर। और ये 13 बोलो के
बाद। क्लियर बात समझना। ओके, अब आप सोचो, आपको पूछा 4 से 6 वाली कौन सी मनोलैंगिक अवस्था बताई है। 4 नाम होंगे, बोलो। अगर आपको थोड़ा सा ऑर्डर पता है तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि 0 से 2, 2 से 4, 4 से तीसरी टिक करनी है। तीसरी टिक करनी है मतलब मंगोल लिंग अवस्था, टिक कर दिया। अरे बोलो क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ में? मतलब 5 और 5 10 क्वेश्चन कैसे राइट होंगे समझ में? अगर एक ट्रिक याद है तो आपके 10 क्वेश्चन मतलब अवस्था का एज ग्रुप पूछे, एज ग्रुप की अवस्था पूछे, नाम पूछे, वो आप बता सकते हो। अब इनके नाम ऐसे क्यों रखे? विशेषता मतलब इंपॉर्टेंट। बोलो ये मैं अवस्थाएं किसकी बता रहा हूं? सिगमंड फ्राइड किसकी बता रहा है? मनोलैंगिक विकास की अवस्था, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल स्टेज है। कौन सी है बोलो? बोलो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल स्टेज है। बोलो ये क्या कहता है कि बोलो मुख चूषण अवस्था, ओरल स्टेज में इसने कहा 0 से 2। इस अवस्था, ठीक है, इस अवस्था में बालक, ठीक है, अपने बोलो होठ, ठीक है, होठ मतलब लिप्स, ओके, एंड मैंने कहा जीभ मतलब जीव्या मतलब टंग, क्लियर। बोलो टंग को मैंने कहा चूषण करके अपनी काम प्रवृत्ति को शांत करते हैं। काम प्रवृत्ति, बोलो काम प्रवृत्ति मतलब लिबिडो, ठीक है, लिबिडो को शांत करते हैं। इसका मतलब ही हुआ कि इसने, बोलो सिगमंड फ्राइड ने लिबिडो का प्रारंभ जन्म से ही कर दिया। क्लियर। जबकि हमारी सोसाइटी में लिबिडो का प्रारंभ कहां से माना जाता है? बोलो आफ्टर प्यूबर्टी, 12-13 साल के बाद माना जाता है। समझना मेरी बात को। क्लियर। फिर उसने एनल स्टेज, इसमें क्या बताया कि इस अवस्था, ठीक है, सब में वो किसकी बात करेगा? बोलो लिबिडो की बात करेगा, काम प्रवृत्ति की बात करेगा। इसीलिए सिगमंड फ्राइड ने, बोलो जीवन का मुख्य उद्देश्य अपनी थ्योरी के अंदर लिबिडो बताया है। उसने कहा एक इंसान की मुख्य शक्ति लिबिडो होती है। जबकि इसके जो शिष्य थे, जुंग था, जिसकी अगली थ्योरी के, जुंग ने कहा कि लिबिडो, काम प्रवृत्ति, काम वासना एक व्यक्ति की सामान्य शक्ति होती है, मुख्य शक्ति नहीं होती है। जबकि इसने क्या बताया? मुख्य शक्ति बताया। क्लियर। तो आपको मैं बार बार इसीलिए इस थ्योरी में लिबिडो वर्ड यूज कर रहा हूं। क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? लिबिडो। तो जो किसकी देन है? बोलो किसकी देन है? सिगमंड फ्राइड की देन है। क्लियर। इस अवस्था में कौन सी? बोलो एनल स्टेज में बालक बोलो मल, ठीक है, या मूत्र, ठीक है, को बोलो त्याग कर या बोलो रोक कर, ठीक है, रोक कर बोलो काम प्रवृत्ति, ठीक है, काम प्रवृत्ति मतलब लिबिडो, ठीक है, लिबिडो को शांत, बोलो शांत करते हैं, ठीक है, शांत करते हैं। ये किस में बताया? बोलो एनल स्टेज में बताया। क्लियर। फिर फैलिक स्टेज 4 से 6, इसमें क्या बताया? इस अवस्था, इस स्टेज में, क्लियर, बालक अपने लैंगिक अंगों, ठीक है, लैंगिक अंगों, बोलो लैंगिक अंगों को बोलो छूकर, ठीक है, छूकर बोलो काम प्रवृत्ति लिबिडो, ठीक है, को शांत, ठीक है, शांत करते हैं। क्लियर। ये किस में बताया? फैलिक स्टेज में। क्लियर। फिर लेटेंट स्टेज में क्या बताया कि 7 से 12 अवस्था ऐसी होती है जिसमें बालक की काम प्रवृत्ति शांत रहती है, सुप्त रहती है। क्या रहती है? सुप्त रहती है। क्लियर। इस अवस्था में बोलो बालक की काम प्रवृत्ति, ठीक है, काम, बोलो मैंने कहा काम प्रवृत्ति मतलब लिबिडो क्या रहता? लेटेंट का वर्ड मतलब समझते? बोलो मैंने कहा सुप्त, ठीक है, सुप्त मतलब मैंने कहा लेटेंट, बोलो रहती है, ठीक है, लेती है। ओके। और जैसे ही जेनाइटल स्टेज आएगी, क्लियर, तो इसमें तो सारे जेनाइटल ऑर्गन वेल डेवलप हो जाएंगे। बोलो सिगमंड फ्राइड यहीं पर ये वर्ड कहता है कि बोलो लड़कों में ओडिपस और लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि वेल डेवलप हो जाती है। इसका मतलब ओडिपस और इलेक्ट्रा
टर्म किसकी देन है? सिगमंड फ्राइड की देन है। बोलो सिगमंड फ्राइड ने कहा कि लड़कों के अंदर एक ग्रंथि होती जिसका नाम होता ओडिपस, जिसके कारण लड़के अपनी मदर से ज्यादा प्रेम करते हैं, मदर के ज्यादा टच में निकट में रहते हैं। और लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है जिसके कारण वो अपनी बोलो फादर के ज्यादा टच में रहते हैं, फादर से ज्यादा प्रेम करते हैं। बोलो बात समझ में? अब दिमाग में आता है कि इसके मन में ये शब्द कहां से आए, ओडिपस और इलेक्ट्रा। तो इसके पीछे एक कहानी है। एक्चुअली क्या था, ग्रीक का एक राजकुमार था जिसका नाम था ओडिपस। ग्रीक का एक राजकुमार था जिसका नाम क्या था? ओडिपस। ओडिपस किसका नाम है? ग्रीक के राजकुमार का नाम है। एक्चुअली क्या होता, उसको अपनी मदर से बहुत ज्यादा प्रेम हो जाता है और वो अपनी पिता की हत्या करके अपनी मदर से शादी करता है। बोलो इस कहानी को जब बोलो किसने पढ़ा, इस कहानी को किसने पढ़ा? बोलो जब सिगमंड फ्राइड ने पढ़ा। सिगमंड फ्राइड साइकोलॉजिस्ट बना तो डेफिनेटली बहुत स्टडी की होगी। तो जब इस कहानी को पढ़ा तो इसने कहा कि हर एक बॉय अपनी मदर से ज्यादा प्रेम करता है। उसका रीजन उसने ग्रंथि का नाम दे दिया जिसका नाम क्या रख दिया? ओडिपस। उस कहानी से क्या करेक्टर उठाया उसने? ओडिपस करेक्टर उठाया और ग्रंथि का नाम क्या दे दिया? ओडिपस। क्लियर? ऐसे ही इलेक्ट्रा एक ग्रीक की राजकुमारी होती है। ग्रीक की क्या होती है? राजकुमारी होती है जिसको अपने पिता से प्रेम हो जाता है और वो अपनी मदर की हत्या करके पिता से शादी करती है। ये एक कहानी है और इस कहानी को जब किसने पढ़ा? बोलो किसने पढ़ा? सिगमंड फ्राइड ने। और सिगमंड फ्राइड ने पढ़ा जब ये कहानी तो उसने इमेजिन किया कि इसका मतलब लड़कियों में एक ग्रंथि होती है जिसके कारण वो बोलो अपने पिता से ज्यादा प्रेम करती है। तो फिर उसने उस ग्रंथि का नाम क्या दे दिया? इलेक्ट्रा दे दिया। एक्चुअली इलेक्ट्रा करेक्टर का नाम है। इलेक्ट्रा किसका नाम है? करेक्टर का नाम है जिसको अपनी थ्योरी के अंदर उसने ग्रंथि का नाम दिया। तो आपको ओडिपस और इलेक्ट्रा टर्म समझ में आए? बोलो ओके। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं यहाँ पर, जनन अवस्था। क्लियर? क्योंकि हम बचपन से जब भी हमने पढ़ा है तो हमें ये ओडिपस इलेक्ट्रा रट तो लेते हैं, ये शब्द कहां से आए? बोलो ओडिपस इलेक्ट्रा शब्द, क्योंकि ये तो साइंस का पर्सन था। मैंने पहले ही कहा सिगमंड फ्राइड क्या था? बोलो एक डॉक्टर था, साइंस का पर्सन था, बाद में साइकोलॉजिस्ट बना। तो इसकी एक भी बात काल्पनिक नहीं है। बोलो आपको मैंने पूरी थ्योरी पढ़ा दी, हर एक बात क्या प्रैक्टिकल है। क्या बोलो? प्रैक्टिकल है। ओके, कहीं ना कहीं से एविडेंस इसने लिए और फिर उसने अपनी थ्योरी में बताया। ऐसा नहीं है कि बोलो अपनी हवा हवा में ही बातें करी। क्लियर? तो इसने जो टर्म दी उसको भी मैंने आपको समझाया। नार्सिज्म मैंने कल समझाया था। नार्सिज्म जो सैमोन नाम दिया है वो भी एक कहानी, एक करेक्टर से उठाया हुआ वर्ड है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या बता 13 के बाद, और मैंने कहा इस अवस्था, ठीक है, मैंने कहा बोलो सभी जनन अंग, जनन अंग, ठीक है, बोलो जनन अंग मतलब समझ गए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्लियर? क्या लिखा मैंने? बोलो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन बोलो विकसित, विकसित हो, बोलो हो जाते हैं, ठीक है, या होने लगते हैं। बात समझ में? और इसमें मैंने कहा इसमें बोलो ओडिपस, ठीक है, क्या लिख रहा हूं मैं? बोलो बॉय, बॉय में ओडिपस, ठीक है। ये कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि लड़कों में कौन सी ग्रंथि होती है जिसके कारण वो बोलो मदर से ज्यादा प्रेम करते हैं? तो ऑप्शन में होता है इलेक्ट्रा ओडिपस। तो क्या होगा? ओडिपस। तो ये इसमें मतलब इस अवस्था में, क्लियर, क्या लिख रहा हूं मैं? बोलो मैंने कहा बॉय, ठीक है, बॉय समझ जाओगे, गर्ल बॉय। बॉय में मैंने कहा ओडिपस, ठीक है, ओडिपस। ओके, तथा गर्ल में बोलो इलेक्ट्रा। क्या लिखा मैंने? बोलो इलेक्ट्रा, इलेक्ट्रा बोलो ग्रंथि, ग्रंथि बोलो पूर्ण विकसित, ठीक है, पूर्ण विकसित हो जाती है। क्लियर? अगर मैंने इतना सा लिखा अपने आप समझ गए ओडिपस ग्रंथि किस में होती है? बॉय में। और बॉय में कौन सी ग्रंथि होती है? ओडिपस। क्लियर? आप 4-5 बार बॉय 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 बोलोगे तो आपको ओडिपस की फीलिंग्स आएगी। और किसकी फीलिंग्स आएगी? ओडिपस। अगर आपको मैंने तो एविडेंस भी बता दिया, वो भी याद नहीं हो तो कैसे याद रहेगा? तो फिर आपको गर्ल में इलेक्ट्रा की फीलिंग्स लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओडिपस बॉय का है तो इलेक्ट्रा किसका है?
गर्ल का है। बोलो बात समझ में आए? तो वाइस वर्सा दोनों पूछा जाता है। ये लिखने की जरूरत नहीं है कि ओडीपस के कारण बॉय, बोलो मदर, अरे बोलो अपने आप ही समझ में आ रहा है ना, क्लियर। बोलो और ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि हमेशा लड़के अपनी मदर के प्यारे होते हैं और लड़के हमेशा अपने फादर की प्यारी होती है। बात समझ में आए? बोलो ओके। तो ये जो आपको मैंने बताया, ये सिगमंड फ्राइड ने अपने सिद्धांत का तीसरा पार्ट था, जिसका नाम था मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं। बोलो इजीली याद रहेगा? बोलो क्लियर। और आपको ये अवस्थाओं का नाम, क्रम, एज ग्रुप मैंने एक ट्रिक बता दी, उससे काम हो जाएगा। और रही बात, ये तो समझने की है, नाम से ही पता चल रहा है। ओके, तो आई थिंक आप नोट करोगे। ओके, ये तो मैं नहीं भी लिखूं तो चल जाएगा, समझ में आया? बोलो आपको, और इजीली नाम समझ में आ रहा है ना? बोलो क्लियर। ओके, ओके। तो एक ट्रिक से आपका सारा काम हो जाएगा। आपको एज ग्रुप देके नाम अवस्था का पूछे, अवस्था का नाम देके एज ग्रुप पूछे, सारे आंसर आप दे सकते हो। और रही बात विशेषता, वो तो नाम से ही पता चल रही है, तो इसका मतलब इससे सारा काम अपना वैसे ही हो जाएगा। ऑर्डर पूछे, बोलो किस अवस्था के बाद कौन सी अवस्था पूछी, मतलब सब आंसर आप दे सकते हो। ओके,
ओके, तो सारी टर्मिनोलॉजी भी आ गई इसकी। मतलब ये अपने आप में क्वेश्चन है कि ओडिपस इलेक्ट्रा टर्म किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? किसने दी है बोलो? सिगमंड फ्राइड ने दी है। क्लियर? और कैसे दी मैंने आपको कहानी बता दी। ठीक है, तो सिगमंड फ्राइड के सारे फंडे क्लियर हुए बोलो आपके? ओके, चाहे वो ओडिपस हो, इलेक्ट्रा हो, इरोस हो, थेनाटोस हो, बोलो लिबिडो हो, जितने भी टर्मिनोलॉजी इसने यूज करी अपने सिद्धांत में। क्लियर? ईडो, ईगो हो, सुपर ईगो हो, चेतनमन हो, अचेतनमन हो, अर्चेतनमन हो, हिमसेल हो, आइसबर्ग हो, जितनी भी टर्मिनोलॉजी इसने अपने सिद्धांत में यूज की है वो सारी बातें मैंने आपको बताई। ठीक है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव एंजाइटी हो, चाहे वो आपका न्यूरोटिक एंजाइटी हो, चाहे वो आपका मोरल एंजाइटी हो। क्लियर? इसलिए सिगमंड फ्राइड को साइकोलॉजी में ग्रेट साइकोलॉजिस्ट माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत के बाद मनोविज्ञान में क्रांति आई। इसीलिए बोलो सिगमंड फ्राइड को मनोविज्ञान, इस सिद्धांत को मनोविज्ञान का प्रथम बल कहा जाता है, फर्स्ट फोर्स। मतलब इसने मनोविज्ञान के सोचने के तरीके को थोड़ा चेंज किया। क्लियर? कि साइकोलॉजी में थोड़ा बोलो सोचने का चेंज, प्रैक्टिकली चीजों पे लाया जाए। बात समझ रहे हो ना? ने की कल्पनाओं पे लाया जाए। तो पहली थ्योरी समझ में आई, जिसका नाम क्या है? मनो विश्लेषणात्मक सिद्धांत। बहुत सी बार तो एग्जाम में ये आ जाता है, मनो विश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है? सिगमंड फ्राइड ने। जब हमने इतना डिटेल से सब कुछ जान लिया और ऐसा क्वेश्चन आया ना आपको, मैं भूल गया, मेरे मिस्टेक हो गई, तब तो बोलो बहुत बड़ी गड़बड़ है। और समझे समझे मैं जब एक एक सिद्धांत को आपको इतना अच्छे से समझा रहा हूँ, तो अगर बेसिक क्वेश्चन तो पहला तो यही बनता है कि सिद्धांत देकर किसने दिया ये पूछा जाए, और सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व का कौन सा सिद्धांत दिया ये पूछा जाए। बोलो साइको एनालिटिकल थ्योरी। अब दूसरी थ्योरी कौन सी पढ़ाने जा रहा हूं? विश्लेषणात्मक सिद्धांत। अब इस थ्योरी को तो फिर भी स्टूडेंट को पता रहता है। जो मैं थ्योरी आपको जूंग की बताने जा रहा हूं, जूंग की थ्योरी के बारे में बहुत कम फंडे क्लियर रहते हैं स्टूडेंट के, क्योंकि केवल जुंग की एक ही बात पता रहता है, जुंग ने व्यक्तित्व के दो प्रकार बताए, एक अंतर्मुखी और एक बहिर्मुखी। ऐसा नहीं है, जुंग ने बहुत कुछ बताया अपने सिद्धांत में, जिसका नाम क्या है? एनालिटिकल थ्योरी। अब जुंग किसका स्टूडेंट था? सिगमंड फ्राइड का। तो जुंग भी क्या था? डॉक्टर। पहले क्या था? साइंस का स्टूडेंट। और बाद में क्या बना? साइकोलॉजिस्ट। बाद में क्या बना? साइकोलॉजिस्ट। तो जुंग की बातें भी क्या होगी बोलो? बिल्कुल साइंटिफिक होगी। उसकी एक एक टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा। क्लियर? और मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस वहां से भी आते हैं। तो आई थिंक ये आपका नोट हो गया बोलो? ओके, तो अब मैं दूसरी थ्योरी पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम क्या है? विश्लेषणात्मक सिद्धांत। बोलो एनालिटिकल थ्योरी। ये थ्योरी का नाम क्या था बोलो? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। क्लियर? हटा दूं? याद हो जाएगा बोलो ये? ओके, ये मैंने बता दिया, मतलब अपने आप ही आप समझ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? ओके, अब मैंने कहा दूसरी थ्योरी हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है बोलो? विश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, अगेन आप 10-15 मिनट ध्यान देना। ठीक है, मैंने कहा थ्योरी का नाम क्या है? एनालिटिकल बोलो थ्योरी। ठीक है, किसकी बोलो? पर्सनैलिटी की। ओके, तो हर थ्योरी को हम जब भी पढ़ते हैं तो पहले थोड़ा बेस बनाते हैं,
तो इसका सबसे पहले आपका थ्योरी देने वाला कौन? प्रतिपादक। पहले नोट मत करना, बोलो आज मैं इस थ्योरी का पूरा बेस बना रहा हूं, बोलो इस थ्योरी में क्या क्या है, और फिर एक एक टर्मिनोलॉजी कल क्लियर करूंगा। ओके, उस बेस में भी आपको बहुत सारी बातें एग्जाम की आएगी। पहला मैंने कहा प्रतिपादक मतलब थ्योरी किसने दी है, गिवन बाय। तो पूरा नाम क्या है, कार्ल जुंग है। बोलो प्यार से जुंग जुंग करते रहते हैं। पूरा नाम क्या है, बोलो इसका कार्ल जुंग है। क्लियर। और मैंने कहा जुंग की जगह कहीं कहीं युंग भी लिखा होता है, बाकी सही नाम क्या है, जुंग है। पता चला विश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया। और ऑप्शन में ए, पहला ऑप्शन है सिगमंड फ्राइड, एक है युंगन, एक है थॉर्नडाइक, एक है बोलो आपका कुछ भी और वुडवर्थ। और आप सोचो जुंग तो दिख ही नहीं रहा है, बोलो तो जुंगी युंगन युंगी जुंग है। क्या बता रहा हूँ, समझ में आया? बोलो मतलब बहुत सी बार क्या लिखा हुआ रहता है, युंग, जबकि पूरा नाम क्या है, कार्ल जुंग। जुंग युंग युंग जुंग क्या है, एक ही है। अच्छा, दूसरी बात क्या बता रहा हूँ, बोलो निवासी, कहाँ का रहने वाला है। क्लियर। तो ये है स्विट्जरलैंड का। कहाँ, बोलो स्विट्जरलैंड का है। जबकि इसका जो बोलो गुरु थे सिगमंड फ्राइड, वो कहाँ के रहने वाले थे, ऑस्ट्रिया के। कहाँ के, बोलो ऑस्ट्रिया के। क्लियर। तो मैंने लिखा यहाँ पर स्विट्जरलैंड। क्लियर। स्विट्जरलैंड को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, बोलो किताबों में, बोलो एग्जाम में स्विच भी लिखा हुआ आता है। क्लियर। स्विट्जरलैंड नाम सुना, ऐसे ही मैंने एक बार क्लास में एक बच्चे को पूछा स्विट्जरलैंड का नाम सुना, उसने कहा नहीं सुना। मैंने कहा फिल्में देखता है, उसने कहा हाँ बहुत सर बहुत देखता हूँ। मैंने कहा डीडीएलजी का पहला पार्ट देखा, हाँ सर समझ में आ गया स्विट्जरलैंड। बोलो क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया? बोलो घर पे जाके सोचना मैंने क्या कहा है। बोलो क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया? बोलो उस मूवी का पहला पार्ट पूरा कहाँ शूट हुआ है, स्विट्जरलैंड में। क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है, बोलो कार्ल जुंग कहाँ का रहने वाला था, बोलो स्विट्जरलैंड का। क्लियर। अच्छा, कार्ल जुंग कौन था, बोलो मैंने कहा सिगमंड, बोलो सिगमंड फ्राइड। ठीक है, सिगमंड फ्राइड का बोलो शिष्य था। क्या था, बोलो शिष्य था। क्लियर। सिगमंड फ्राइड के शिष्य एरिक एरिक्सन भी था, जो बाद में ग्रेट साइकोलॉजिस्ट बना। इसका ही शिष्य बोलो जुंग था, जो भी ग्रेट साइकोलॉजिस्ट बना। और सिगमंड फ्राइड खुद तो ग्रेट साइकोलॉजिस्ट था ही था। इसका मतलब ये भी कौन है, बोलो डॉक्टर है। और एरिक एरिक्सन भी कौन है, बोलो डॉक्टर है। और सिगमंड फ्राइड भी कौन है, डॉक्टर है। डॉक्टर है तो साइंस के पर्सन है, और बाद में क्या बने, ये साइकोलॉजिस्ट बने। क्लियर। अच्छा, सिगमंड फ्राइड का क्या था, बोलो शिष्य था। फिर क्या बता रहा हूं, इसने बोलो एक किताब लिखी जो बहुत पॉपुलर हुई। किसने किताब लिखी, कार्ल जुंग ने। एक्चुअली कार्ल जुंग ने अनकॉन्शियस माइंड का बहुत स्टडी किया। किसका स्टडी किया, अनकॉन्शियस माइंड का। अनकॉन्शियस माइंड का मतलब क्या है, अचेतन मन का। क्लियर। मैं जब इसकी थ्योरी बताऊंगा तो आपको उसमें झलक मिलेगी। क्लियर। तो इसकी किताब का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्शियसनेस। क्लियर। बोलो क्या है इसकी किताब का नाम, बोलो द साइकोलॉजी, क्लियर, साइकोलॉजी ऑफ अन, बोलो कॉन्शियस, बोलो अनकॉन्शियसनेस। क्लियर। मतलब अचेतन, ठीक है, बोलो का मनोविज्ञान। क्या है, बोलो अचेतन का मनोविज्ञान। ये इसकी किताब का नाम है। क्लियर। इसकी बुक का नाम क्या है, द साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्शियसनेस। क्लियर। बोलो अचेतन का मनोविज्ञान, ये इसकी किताब का नाम है। क्लियर। और जितना भी इसने अपने सिद्धांत का वर्णन किया है वो इस किताब में ही किया है। बोलो क्लियर, इस किताब में किया है। ओके, तो अब मैं क्या बता रहा हूं, यहां पर मैंने कहा नंबर 5। नंबर 5 क्या लिख रहा हूं, बोलो मैंने लिखा यहां पर, बोलो जुंग, ठीक है, के सिद्धांत, सिद्धांत के आपसे मैं कहूं प्रमुख, प्रमुख भाग। ठीक है, कि इसने अपने सिद्धांत में मेन मेन क्या क्या चीजें बताई। क्लियर। उनको हम 1 2 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, और एक एक पार्ट हम क्लियर करेंगे तो अपने आप सारी चीजें समझ में आएगी। मतलब हमें रैंडमली नहीं पढ़ना है। पहली चीज, अपने सिद्धांत के अंदर इसने मन के प्रकार बताए। किसके प्रकार बताए, मन के प्रकार। तो पहला क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो मन के प्रकार। ओके। फिर इसने अपने सिद्धांत में बोलो मन के प्रकार चेतन मन और अचेतन मन बताया। फिर अचेतन मन के प्रकार बताया। फिर क्या बताया, बोलो अचेतन
अचेतन मन के प्रकार बताए। क्लियर। इसने कहा कि अचेतन मन दो तरह का होता है, अनकॉन्शियस माइंड दो तरह का होता है, एक पर्सनल अनकॉन्शियस और एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस, एक व्यक्तिगत अचेतन और एक सामूहिक अचेतन। क्लियर। तो आप सोचो इसने किसकी ज्यादा स्टडी की? अचेतन की। इसकी किताब का नाम ही क्या है? द साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्शियसनेस। क्लियर। ओके, फिर अचेतन मन के पार के बाद उसने आदि रूप बताए। क्या बताए? आदि रूप। क्लियर। जिनको हम आर्कीटाइप बोलते हैं। क्लियर। और यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आर्कीटाइप क्या होते हैं और ये कितने प्रकार बताए इसके अंदर। इस आर्कीटाइप में चार आर्कीटाइप बताए। पहला बताया एनिमा। क्या बताया? बोलो, एनिमा। क्लियर। बोलो क्या बताया? एनिमा। फिर क्या बताया? एनिमस। क्या बताया? बोलो, एनिमस। क्लियर। क्या बताया? एनिमस। क्लियर। फिर क्या बताया? छाया। छाया मतलब शेडो। क्या बताया? बोलो, छाया। क्लियर। छाया का मतलब क्या बताया? शेडो। फिर क्या बताया? आत्मन। क्लियर। क्या बताया? आत्मन मतलब सेल्फ। बोलो प्रॉब्लम क्या आती है कि ये चीजें, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, बोलो इनमें साइंस का पर्सन था ना, तो इसमें इसने बहुत साइंटिफिक तरीके से बताया। बट होता क्या है कि ज्यादातर, मैंने आपको पहले ही कहा, साइकोलॉजी पढ़ने वाले और जानने वाले आर्ट्स वाले टीचर होते हैं, तो वो समझ ही नहीं पाते हैं कि एक्चुअली ये क्या कहना चाहता है। मैं क्या बता रहा हूँ, समझ रहे हो? बोलो, मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा कि इसने एक्चुअली एनिमा क्या कहा है, एनिमस किसको कहा है, शेडो किसको कहा और सेल्फ किसको कहा है। ये चार इसने क्या बताया है? आर्केटाइप बताया। क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो हम पढ़ेंगे, एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाता है, एनिमा एनिमस किसने अपने सिद्धांत में बताया है। बोलो, छाया आत्मन किसने बताया है, आदि रूप के बारे में किसने अपने सिद्धांत में मनन किया। ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब ये सारी किस में पढ़ेंगे हम? बोलो, बोलो जूम के अंदर। क्लियर। उसके बाद इसने एक वर्ड बढ़ाया, परसोना। क्लियर। तो परसोना तो हम सबसे पहले ही हमने वर्ड सुना था, जिसने हमने मुकुटा कहा, बोलो नकली चेहरा कहा। इसने भी अपने सिद्धांत में अपने हिसाब से परसोना को एक्सप्लेन किया। किस वर्ड को एक्सप्लेन किया? परसोना को। क्लियर। तो परसोना, बोलो आपको इसने अपनी टर्मिनोलॉजी दी। क्लियर। उसके बाद इसने अपने सिद्धांत में, बोलो व्यक्तित्व, बोलो व्यक्तित्व के प्रकार। व्यक्तित्व के प्रकार मतलब अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। जब मैंने आपको जूम के दो प्रकार बताए थे, पहली लाइन यही लिखा था कि बोलो ये, बोलो अंतर्मुखी बहिर्मुखी का, बोलो वर्णन कहाँ मिलता है? बोलो वर्णन कहाँ मिलता है? जूंग के विश्लेषणात्मक सिद्धांत में। क्लियर। तो मैंने कहा अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। क्लियर। फिर उसने क्या बताया? व्यक्तित्व के चार कार्य बताए। क्या बताया? फोर वर्क ऑफ पर्सनैलिटी बताए अपने सिद्धांत में। क्लियर। और एक और क्या बात बताई? बोलो व्यक्तित्व, बोलो के विकास, विकास की, बोलो अवस्थाएं, चार अवस्थाएं बताई है। क्लियर। तो इतनी सारी बातें इसने अपने सिद्धांत में बताई है, जिसमें से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। बोलो अंतर्मुखी बहिर्मुखी तो अपन पढ़ते ही है, बोलो ये एवरीथिंग सब इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो ये अपने को पढ़ने का मतलब है किसका सिद्धांत पूरा कंप्लीट जानना, जूम का एनालिटिकल थ्योरी। बात समझ में आए? तो मैंने आपके माइंड में एक रूपरेखा बना दी कि आपको पहले, बोलो ये पता होना चाहिए कि जुंग ने अपने सिद्धांत में क्या क्या बातें बताई, और जब हम एक एक को समझ लेंगे तब आपका रिवीजन फास्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा जुंग के अंदर मुझे कभी डिस्कस करना है, रिवाइज करना, तो पहले मन के दो प्रकार, चेतन और अचेतन का बताया, फिर अचेतन के दो प्रकार, बोलो व्यक्तिगत और सामूहिक बताया, बोलो मतलब मैं आपको बताऊंगा। फिर उसने आदि रूप आर्कीटाइप बताया, आर्कीटाइप चार बताए, चार का मतलब क्या मैं आपको समझाऊंगा, प्रैक्टिकली बताऊंगा कि बोलो क्या बताया जून ने। क्लियर। और फिर पर्सोना का मतलब क्या बताया, व्यक्तित्व के दो प्रकार, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, तो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट तो अपन जानते भी है, पढ़ते भी है, और व्यक्तित्व के चार कार्य बताए, और विकास की चार, व्यक्तित्व के विकास की चार अवस्थाएं बताई। क्लियर। तो ये अपने को पढ़ना है, तो आप पहला थोड़ा यहां से नोट करोगे। स्विट्जरलैंड देखा कि नहीं देखा? बोलो आपने। घर बैठे ही देख सकते हो, मैंने आपको हिंट दे दी है।
ठीक है। डीडीएलजी मूवी कभी आई थी, बोलो क्या नाम है फुल फॉर्म उसका? ऐसे तो सब याद रहता है, ठीक है। हाँ, शॉर्ट नाम है, ठीक है। हाँ। ये हुआ नोट, बोलो ओके। ओके, आप इसी में एक फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर लिख लेना, उसको 6 कर देंगे क्या, कि बोलो सिगमंड, सिगमंड मैंने कहा सिगमंड फ्राइड, ठीक है। सिगमंड फ्राइड ने काम प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति, ठीक है, लिबिडो को जीवन की मुख्य शक्ति, ठीक है, बोलो मुख्य, मुख्य शक्ति, ठीक है, शक्ति बताया है, बताया है। जबकि, जबकि जबकि जुंग ने अपने सिद्धांत, ठीक है, अपने सिद्धांत, अपने सिद्धांत में बोलो लिबिडो, लिबिडो को बोलो जीवन की सामान्य शक्ति, ठीक है, सामान्य शक्ति, बोलो आपसे मैं कहूं सामान्य शक्ति बताया है। क्लियर? ओके, बात समझ में आई? ये तो हमें, ये लाइन तो हमें समझ में आ रही है, क्योंकि जब सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत पढ़ा तो कम से कम 15-20 बार तो अपन ने लिबिडो वर्ड लिख लिया था। ओके, और ये रूपरेखा क्यों बनाई मैंने समझ में आए, ताकि आपको बोलो जूंग के सिद्धांत की एक एक बात समझ में आए। क्लियर? और वो बातें बिखरी हुई ना लगे और कलेक्टिव लगे आपको। वापस करूं एक, libido is the main power of life according to Sigmund Freud, and according to Jung बोलो libido is a normal power of बोलो life। ओके, किया ये नोट, बोलो। और ये हमें कल सातों चीजें समझना है, और एक एक चीज, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? एनिमा, एनिमस, शेडो और सेल्फ।
ये रूपरेखा क्यों बनाई समझ में आए बोलो, ताकि हमें पहले से पता चल जाए कि इसने अपने सिद्धांत में क्या क्या बातें बताई है। ओके, आपको यहां तक कहानी समझ में आई बोलो आपको? ठीक है, किसका? ये पर्सोना 6 फोर वर्क ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, पर्सोना एंड 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। क्लियर? यहाँ तक कहानी समझ में आई बोलो आपको? और इसमें वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दिस वन। ओके, तो कल हम इसको क्लियर करेंगे।